नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ना, जैसा कि थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा लाई गई भर्ती के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आवेदन शुरू कराए गए हैं 1 जनवरी 2024 से जिनकी जो शुरुआत है, जिन आवेदन की हो चुके हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अधिकारी पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो भर्ती स्टार्ट हुई है, उसके बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको आवेदन करते समय, वीडियो के अंदर जरूर रहे। जिन कैंडिडेट ने अभी तक अपना आवेदन नहीं किया है उन कैंडिडेट के लिए जो बेसिक डिटेल्स हैं आज के इस वीडियो में बताई जाएंगी, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कैंडिडेट ये है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उसका लिंक, ये जो लिंक है यूआरएल लिंक है, इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर जा सकते हैं और sarkariresult.com की वेबसाइट से भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ साइड में जो देख पा रहे हैं, आप जैसा कि यहाँ पे आप ये वर्ड्स न्यू के अंदर देख सकते हैं कि इसमें जो है जो यूआरएल है अपकमिंग जनरेशन के अपकमिंग एप्लीकेशन फॉर्म के लिए या कोई भी अपकमिंग इंटरव्यू के लिए जो भी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा है कि आप जब यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे या आवेदन करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एप्लीकेंट को अपना OTR नंबर जनरेट करना होता है। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो कैंडिडेट्स आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ ePariksha.nic.in के पोर्टल के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से आप अपना OTR का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और कुछ पर्सनल डिटेल्स को वेरीफाई करना है। फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको बेसिक रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर OTR यहाँ पे देना होगा। फिर उसके बाद कुछ गाइडलाइंस एंड डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे जिसमें एप्लीकेंट की डिटेल्स होंगी, वैलिडेट करना है और एप्लीकेंट का फ़ोटो और सिग्नेचर होंगे। और उसको वैलिडेट करने के बाद आपका जो OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका फ़ायदा होता है आपको, अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्टर करना चाहता है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से क्लिक कर सकता है, यहाँ से रजिस्टर कर सकता है OTR नंबर के जनरेशन के लिए। और अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, कोई कैंडिडेट ने ऑलरेडी OTR कर रखा है, तो वो यहाँ से लॉगिन करके अप्लाई कर सकता है। और अगर किसी कैंडिडेट को अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करना है तो वो यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है। और अगर कोई कैंडिडेट अपना OTR का पासवर्ड भूल गया है तो वो यहाँ से अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने स्टैट्स बताए हैं कि जो टोटल रजिस्ट्रेशन है वो 16,33,658 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1,16,33,287 कैंडिडेट वेरीफाई कर चुके हैं और इतने OTR नंबर जनरेट हो चुके हैं। दोस्तों अगर बात करें कि OTR का बेनिफिट क्या होता है, तो केवल और केवल कैंडिडेट को एक बार अपने दर्ज करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी आवेदन के लिए वो यहाँ से फैच करा ली जाती है। ठीक है, आवेदक अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर एक बार अपलोड कर देता है और वही चीज़ों को फिर बाद में वहाँ एप्लीकेशन भरते समय फैच करा लिया जाता है और सारी डिटेल उसकी एज इट इज़ 24/7 यहाँ पर अपलोड रहती है और वहाँ उससे अवेलेबल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फ़ायदे हैं। OTR में जितनी भी समस्त सूचनाएं दर्ज होती हैं वो संस्थानों से डिजिटली सत्यापित हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो OTR इस आवेदन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है OTR नंबर, क्योंकि जब OTR नंबर डालते हैं तो OTR नंबर से वो पूरा इन्फॉर्मेशन फैच करा के आपके आवेदन का ऑलमोस्ट काम वहाँ पे डन हो जाता है। फिर एप्लीकेशन की फ़ीस पे करना रह जाता है बाकी काम। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये OTR का जो प्रोसेस है कैसे करना है वो आपको समझ आया होगा। मैं आपको करना भी सिखा दूंगा कि कैसे आप अपना OTR नंबर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पर भी हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे।
अभी आगे का जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो भर्ती लाई गई है उसमें किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए, मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया आपको कि 1 जनवरी 2024 से जो आवेदन है वो होने शुरू हो गए हैं। और अंतिम तिथि क्या रहेगी कि अपना आवेदन सबमिट करने की, फीस सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या होगी, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगी। आइए तो डिटेल में बिना किसी देरी के ये सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एडवर्टीजमेंट है, जो कि 1 जनवरी 2024 से जो आवेदन है, जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में सिविल सर्विसेज में अपना सेवा देना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन चाहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि डीएसपी की पोस्ट हो गई, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, वो अगर उत्तर प्रदेश में इन सिविल सर्विसेज में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम है। उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि 220 पदों के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी ने आवेदन लेने आरंभ किए हैं। और आवेदन जो शुरू हो रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आवेदन की जो ऑनलाइन आवेदन की जो शुरुआत हो रही है वो 1 जनवरी 2024 से शुरुआत हो गई है। ये पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, लोअर पीसीएस, कंबाइंड स्टेट, अपर सबऑर्डिनेट यूएसएस एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से ये शुरुआत हो रही है। जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन की फ़ी ऑनलाइन पे करने की इन द बैंक वो 29 जनवरी 2024 है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो 2 फरवरी 2024 है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये डेट जो है वो समझ आ गई होगी। 1 जनवरी 2024 से जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। फीस पे करने की जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन फ़ी पे करने की जो बैंक में जो तिथि है वो 29 जनवरी 2024 है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 2 फरवरी 2024 है। और लास्ट डेट फॉर करेक्शन दोस्तों, अगर आवेदन करते समय अभ्यर्थी के द्वारा किसी तरह की कोई त्रुटि एप्लीकेशन फॉर्म में हो गई है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। किसी तरह की कोई करेक्शन है, मॉडिफिकेशन है, कोई बदलाव करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो 9 फरवरी 2024 तक वो बदलाव किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स इस आवेदन के बारे में, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया की जो लास्ट शुरुआत की तिथि, अंतिम तिथि और क्या था, ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन की कि कब क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट के बारे में बात चलती हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है किसी भी कैंडिडेट के लिए टू मेक OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड ऑब्टेन OTR नंबर बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना OTR नंबर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले जनरेट कर लें, क्योंकि बिना OTR नंबर के आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक अपना OTR नंबर जनरेट नहीं किया है वो सबसे पहले https://otr.pariksha.nic ये वाला जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराया है, आप जाके वीडियो को देखिए। 72 आवर्स पहले अपने एप्लीकेशन को सबमिट करने से 72 आवर्स पहले अपना OTR नंबर को जनरेट कर लें। ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ए OTR नंबर अ कैंडिडेट में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू दी कमीशंस वेबसाइट। और कमीशन की इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने आपको एप्लीकेशन में दिया है। जब आप अपना OTR नंबर जनरेट कर लेंगे उसके बाद अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी तरह से सबमिट नहीं होगा, सबमिट नहीं माना जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई भी कम्युनिकेशन इसके रिगार्ड में आगे फ्यूचर में नहीं किया जाएगा। ठीक है, इफ एट एनी स्टेज इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ कमीशन that the candidate has concealed or misrepresented any information, his candidature shall be rejected or proceeding to debar him for future examination and selection shall be initiated. ठीक है दोस्तों, at the time of online application the candidates are directed to ensure the preservation of the information regarding all the stages: OTR, fee payment, final submission, qualification related modification or error correction,
इन सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। आपके पास वो सारी चीज़ें ओरिजिनल कॉपी सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में उनका काम किया जा सके, उन्हें यूज़ में लाया जा सके। ये स्टूडेंट कैंडिडेट्स के लिए बहुत क्लियर है कि किसी भी स्टेज पे जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होंगे, हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड नॉट बी सेंड टू द कमीशन। कमीशन को किसी भी तरह की कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। ठीक है दोस्तों, अगर स्पेशल नोटिस की बात करें, कैंडिडेट्स विल बी एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। कैंडिडेट पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। जो एप्लीकेशन है ऑफ द कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फीस इन द बैंक टिल द लास्ट डेट। तो एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन तभी माना जाएगा जब कैंडिडेट के द्वारा बैंक में वो फीस पे कर दी जाएगी। ऑल फ्यूचर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस will be sent to the registered mobile number, email ID as registered in the OTR। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आप जो भी ईमेल आईडी और जो भी मोबाइल नंबर वहाँ पर देंगे, एसएमएस के थ्रू या मेल के थ्रू आपको किसी भी तरह की फ्यूचर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाएगी। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फॉर रेगुलर अपडेट्स। रेगुलर अपडेट्स के लिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो रेगुलरली वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करते रहें। दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑनलाइन, कि कैंडिडेट्स कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले अपना OTR नंबर जनरेट करना है। जैसा वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपको, मैं OTR नंबर जनरेट करना मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑनलाइन एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन। इन सारी इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करेंगे कि फर्स्ट स्टेज में कैंडिडेट को करना क्या है। क्लिक ऑन अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है दोस्तों, 4 स्टेज में ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेज में उसको अपना OTR नंबर जो होगा उसको ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है, ऑथेंटिकेट विद OTR, हैव यू कंप्लीट योर, कि आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है या नहीं किया है, येस और नो कैन सिलेक्ट करके जैसे ही आप येस पे करेंगे, गो बटन पे जाएंगे, अपना OTR नंबर एंटर करना है आपको। और जब से ही आप अपना OTR नंबर एंटर करेंगे, प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करते क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। एक OTP आपके मोबाइल नंबर और मेल ID के ऊपर आएगा। वो OTP जैसे ही आप डालेंगे, गो करेंगे, तो आपका OTR नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और सेकेंड स्टेज में आप क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेज प्रोसीजर हैविंग बीन कंप्लीटेड द एप्लीकेंट डैशबोर्ड विल ऑटोमेटिकली बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। कि फर्स्ट स्टेज जो है, जो एप्लीकेंट की डिटेल्स होंगी वो सारी अपने आप OTR के थ्रू वहाँ से इन्फॉर्मेशन को फैच कर लेगा और स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू क्लिक ऑन सबमिट डिटेल्स। कैंडिडेट्स को वहाँ पे सबमिट डिटेल्स के बटन पे क्लिक करना है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो सबमिट हो जाएगी और एप्लीकेंट का जो पार्ट 2 है एप्लीकेशन फॉर्म का वो ओपन होकर आ जाएगा अगेंस्ट अप्लाइड पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए भी वो अप्लाई कर रहा है। Thereafter, the permanent and correspondence address along with the application form will automatically be displayed on the screen from OTR along the preferential qualification prescribed for the post। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट को बस will have to choose yes or no option against each preferential qualification according to his or eligibility of the same। Now come to the third stage। जैसे ही सेकेंड स्टेज का कंप्लीशन हो जाएगा तो फीस कन्फर्मेशन के लिए मैसेज विंडो ओपन होगा। Fees confirmation window will automatically be displayed on the screen, under which upon clicking on yes option in front of proceed for fees payment, home page of SBI MOPS will be displayed, comprising of 3 modes of payment। नेट बैंकिंग के थ्रू you can pay your fees, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, एंड अदर पेमेंट मोड जैसे कि QR और UPI के थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन की जो फीस है उसको पे कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट required fee by any one of the above prescribed mode, payment transaction still shall be displayed along with the details of the fees payment, the print of which दोस्तों must be taken by clicking on printer icon। प्रिंटर आइकन डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उस जो पेमेंट स्लिप होगी उसकी एक प्रिंट सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। पेमेंट फेल्ड हो जाने पे कैंडिडेट हैड्स टू गो टू द कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन एंड आफ्टर फिलिंग द OTR नंबर प्रोसीड टू ऑथेंटिकेट द OTP और OTR पासवर्ड एंड क्लिक पेंडिंग पेमेंट टू पे द फी कंपल्सरीली फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तभी आपका एप्लीकेशन सबमिट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। फिर आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर ऑफ द थर्ड स्टेज, यानी कि एप्लीकेशन की जो भी एग्जामिनेशन फ़ी है उसको पे करने के बाद कैंडिडेट ऑटोमेटिकली
कैंडिडेट की जो डैशबोर्ड है वहाँ पे उसका जो स्क्रीन द प्रिंट ऑफ द विच में बी ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट, एप्लीकेशन का जो विंडो प्रिंटिंग मोड है वो क्लियरली डिस्प्ले हो जाएगा। कैंडिडेट डज नॉट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, हिज हर कैंडिडेचर विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर विच ही विल एंटायरली बी रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, द कैंडिडेट will have to take the print of online application and keep it safe with himself or herself to produce it in the office of the commission when required in case of any discrepancy। किसी भी तरह की कोई समस्या होने पे, कोई गलती पाए जाने पे आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैंडिडेट को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितनी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। जब ये चारों स्टेज कंप्लीट हो जाएंगी, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, तो फीस डिपॉजिट करने का ऑप्शन आता है। कैटेगरी वाइज जो फीस होगी दोस्तों उसकी बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द थर्ड स्टेज द प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इज एज अंडर। दोस्तों अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और अदर बैकवर्ड कैटेगरी के लिए जो फीस है वो एग्ज़ाम की जो फीस है वो 100 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी 25 रुपये, टोटल 125 रुपये पे करने हैं। ठीक है दोस्तों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनके लिए 40 रुपये एग्ज़ाम फीस है, 25 रुपये ऑनलाइन का प्रोसेसिंग चार्ज है, तो टोटल हो गया 65 रुपीज़। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो इनके लिए किसी तरह की कोई एग्ज़ाम फीस नहीं है, नील है, प्लस 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस देना है यानी कि 25 रुपीज़ टोटल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए एग्ज़ाम फीस 40 रुपीज़ प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज 25 रुपीज़, 65 रुपीज़। डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, विमेन स्किल्ड प्लेयर अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, उस हिसाब से उनको अपना फीस पे करना है। इफ़ द क्लेम मेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन इज़ नॉट फाउंड टू बी ट्रू, अगर किस जो क्लेम कैंडिडेट कर रहा है वो ट्रू नहीं पाया जाता है, एक्शन कैन बी टेकन टू डिबेयर द कैंडिडेट फ्रॉम ऑल द सिलेक्शंस, एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन एंड अदर प्यूनिटिव एक्शंस में बी टेकन। ठीक है दोस्तों, इट इज़ मैंडेटरी टू मेक द पेमेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बाय द कैंडिडेट टिल द लास्ट डेट। लास्ट डेट तक कैंडिडेट का जो फ़ी पेमेंट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी एप्लीकेशन को सबमिट माना जाएगा। और उसके पास कैंडिडेट शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस सेम एंड कीप इट सेफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो यूपीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, वो कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका जो सिलेक्शन है पूरा वो 3 स्टेज में होता है। पहला जो स्टेज होता है वो टियर 1 होता है, दैट इज़ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। जो देश राज्य के जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे और इनकी जो लिस्ट है वो अपेंडिक्स 1 में दी गई है। ठीक है दोस्तों, और वो जो कैंडिडेट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के रिटन एग्जामिनेशन में प्रेजेंट होंगे, और जो सिलेक्शन है वो जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेंस रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यूज़ के बेसिस पे होगा। ठीक है, on some of these post recruitment shall be made on the basis of total marks obtained in the written examination। कुछ में इंटरव्यू नहीं है, कुछ में रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंसर्न सर्विस रूल्स ऑफ सच पोस्ट द डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन डिसाइडेड बाय द कमीशन विल बी इंटीमेटेड बाय द कैंडिडेट्स बाय मीन्स ऑफ देयर ई एडमिशन सर्टिफिकेट, यानी कि एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। किस कैंडिडेट का कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से सेंटर पे एग्जामिनेशन सेंटर होगा, किस डेट को पेपर होगा, इसकी जो सारी जानकारी है वो ई एडमिट कार्ड के अंदर दी जाएगी। ठीक है, जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो बढ़ाए और घटाए जा सकते हैं, इसका जो डिसीजन है वो केवल और केवल कमीशन लेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करूं, प्रेजेंटली जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट पीसीएस एग्जामिनेशन 2024 के लिए वो 220 हैं अभी। ठीक है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस और रिक्वायरमेंट। अभी के लिए फ़िलहाल 220 वैकेंसीज हैं। अगर मैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट की बात करूं इसके अंदर यूपीपीसीएस के अंदर, तो उनमें जो है एग्जामिनेशन कैरिंग दी पे स्केल जो होगा वो 6th पे कमीशन होगा, और 9300 से 34,800 का ग्रेड पे, 4600 का ग्रेड पे होगा। नायब तहसीलदार हुज ग्रेड पे इज़ 4200 टू 15,600 इतना। ठीक है दोस्तों,
और अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिप्टी कलेक्टर हो गया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीओ हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट होम गार्ड, ट्रेजरी, ये सब चीज़ें जितनी भी हो गई, ये अलग अलग पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारे दिए हैं। रिजर्वेशन की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी शासनादेशों के अनुसार जिस कैटेगरी के लिए भी जितना भी रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो उतना मैक्सिमम कैटेगरी के वाइज दिया जाएगा। SC ST EWS है ना, जो भी है OBC के लिए आप यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करूँ इन केस ऑफ इमरजेंसी कमीशन, शॉर्ट सर्विसेज कमीशन, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, मेल कैंडिडेट्स हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग, हु हैव मैरिड इन, ठीक है, वो चीज़ें देखें। और अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों पोस्ट के हिसाब से क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ स्टेटिस्टिकल ऑफिसर अंडर यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रेड 2 सेक्शन C स्टेटिस्टिक ब्रांच, इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में या फिर मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक और स्टेटिस्टिक और एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये किसी भी एक यूनिवर्सिटी के द्वारा इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। ठीक है, डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी अगर और बात करें तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मैनेजमेंट ऑफिसर हो गया, है ना, मैनेजर एस्टेट डिपार्टमेंट, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से। होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा हो सकता है, कैटरिंग टेक्नोलॉजी में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सब रजिस्ट्रार की बात करूँ तो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब LLB उसने कर रखा होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर्ट, साइंस, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन केस ऑफ स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट गिव देयर ऑप्शंस क्लियरली इन देयर कंडीशंस, ओनली दे शैल बी कंसिडर फॉर द पोस्ट बियरिंग स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर किसी ने टेक्निकल डिग्री ले रखी है तो उसके लिए क्या है। दोस्तों रिलेवेंट सर्विसेज रूल फॉर द अपेंडिक्स 6, अगर मैं बात करूँ DSP पोस्ट के लिए तो यहाँ पर ना कुछ स्पेसिफिक फिजिकल मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे फिजिकल मेजरमेंट्स विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल्स रिक्विजिशंस इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफ DSP हो गया, है ना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल हो गया, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, डिप्टी जेलर हो गया, विच इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ DSP की पोस्ट के लिए जो फिजिकल मेजरमेंट्स होना चाहिए मेल फीमेल का वो यहाँ पे दिया गया है। मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल ट्राइब के लिए होंगे उनका हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो चेस्ट का मिनिमम है अनएक्सपैंडेड वो 84 और एक्सपेंशन के बाद वो 89 होना चाहिए, मतलब मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। ST कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनएक्सपेंडेड चेस्ट का जो साइज़ है वो 79 और एक्सपेंडेड फ्लाउ के साथ में 84 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होनी चाहिए जनरल, OBC और सिटीज़न SC के लिए वो 152 सेंटीमीटर, और चेस्ट का किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। शेड्यूल्ड के लिए 147, और जो मिनिमम वेट है फीमेल कैंडिडेट का वो 40 किलोग्राम होना चाहिए मिनिमम। फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के लिए अगर मैं बात करूं, मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 150, और कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड कैंडिडेट्स ऑफ कुमाऊं गढ़वाल रीजन के जो हैं वो 160 सेंटीमीटर हाइट, और चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की मैं बात करूँ, यहाँ पे कैंडिडेट की जो हाइट है मेल कैंडिडेट की वो 160 सेंटीमीटर, सॉरी 168 सेंटीमीटर इन द कंडीशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है, 163 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो मिनिमम 81.3 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 86.3 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड, और विजन जो है वो 6/6 का होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए मैं अगर मेल कैंडिडेट की हाइट की बात करूं तो वो 167 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट SC/ST के लिए 147, फीमेल कैंडिडेट के लिए, और फॉर अदर फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर। डेप्यूटी जेलर के लिए क्या हाइट होनी चाहिए वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। दोस्तों एज लिमिट की बात करूँ तो कैंडिडेट जो है मिनिमम 21 साल का होना चाहिए और मैक्स 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो एज है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में वो यूपी गवर्नमेंट के शासनादेशों के द्वारा जितना भी एज रिलैक्सेशन बनता है अपर एज लिमिट में वो उनको दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि SC के लिए 5, SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 5 साल का है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 5 years फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू द SC/ST, ठीक है, ऑफ यूपी एंड बैकवर्ड क्लासेज ऑफ यूपी, स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी। ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कंबाइंड स्टेट। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे वो डिटेल्स दी गई हैं जो मैंने एप्लीकेशन फ़ीस की आपको बात बताई थी। ठीक है, ओनली सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू द मेन। दोस्तों मेन रिटन एग्जामिनेशन में सिर्फ वही कैंडिडेट प्रेजेंट होंगे जिन कैंडिडेट का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सक्सेसफुली क्लियर होगा। ठीक है, कैंडिडेट विल हैव टू फिल अप अनदर एप्लीकेशन फॉर्म। मेंस रिटन के लिए अलग से एक फॉर्म भरा जाएगा जिसकी एग्जामिनेशन फीस भी अलग होगी। अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकली, EWS और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ीस होगी वो 200 रुपये और 25 रुपीज़ ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज होगा, यानी कि 225 रुपये जाएगी। शेड्यूल SC/ST के लिए 80 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस और 25 रुपये ऑनलाइन, यानी कि 105 रुपये टोटल जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए जो है 25 रुपये और 0 उनका एग्जाम्प्टेड है मेंस की एग्जामिनेशन फ़ीस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक्स आर्मी के लिए 80 रुपये प्लस 25 रुपये। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें होंगी। तभी कैंडिडेट्स केयरफुली इस बात को ध्यान देंगे कि मेंस एग्जामिनेशन में प्रेजेंट होने के लिए उनका रोल नंबर अलग से दिया, सेम रोल नंबर होगा जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में था। द डेट्स एंड वेन्यू फॉर द एग्जामिनेशन शैल बी इन्फॉर्म्ड बाय द कमीशन थ्रू एन एडमिट कार्ड। अलग से आएगा उनके एडमिट कार्ड में, उनके मेंस के एग्जामिनेशन की जो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, एग्ज़ाम की जो डेट होगी वो दी जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ठीक है दोस्तों, वो आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। कैंडिडेट मस्ट एनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम्स रेंडर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेन एग्जामिनेशन ऑफ द कंबाइंड स्टेट। ठीक है, इफ दे डू नॉट एनक्लोज एंड सेंड देयर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम्स टिल लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, देयर कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड। दोस्तों एक बार ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आप इनको OTR के बारे में, मेंस एग्जामिनेशन के बारे में ये एक बार पढ़ लेंगे आप सभी। ठीक है, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या आपके लिए है और क्या नहीं। ठीक है, वैसे तो ये पूरा नोटिफिकेशन ही काम का होता है बट वीडियो बहुत लंबा चला जाता है, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, तो मैं नहीं करूँगा। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल इन्फॉर्मेशन आउट ऑन द OMR शीट में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो कैंडिडेट उनको करेक्टली भरेंगे। ठीक है, OMR आंसर शीट फॉर विच कैंडिडेट देमसेल्व्स शैल बी होली रिस्पॉन्सिबल। अगर उसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए कैंडिडेट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। 4 तरह के, और जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पेपर होगा, पेनल्टी होगी, नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर क्वेश्चन करेक्ट होता है तो 1 नंबर मिलेगा और गलत होता है तो 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ते हो तो उस पर कोई आंसर नहीं देने पे वहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं होगी, कोई रॉन्ग आंसर नहीं दिया जाएगा। जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है SC/ST कैंडिडेट के लिए वो 35% है क्वालिफाइंग मार्क्स से। ठीक है दोस्तों, अगर कैंडिडेट 35% से कम करता है तो उसे मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और 35% मार्क्स इन द प्रिलिमिनरी मेंस एग्जामिनेशन। सिमिलरली जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है इसके लिए अदर कैटेगरीज के लिए वो 40% है और 40% से अगर कम आती हैं तो उसको मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सच मिनिमम मार्क्स इन कंपल्सरी पेपर ऑफ जनरल हिंदी एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कमीशन एज दे मे बी। पेपर 2 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, उनमें 33% स्कोर करना ही करना है। कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरीज विल बी एडजस्टेड, उसी तरह अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 ये सारी चीज़ें पर्सनल डिटेल्स फॉर OTR से ले ली जाएंगी। जो भी एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस है वो डिटेल्स यहाँ पे ले ली जाएंगी। ठीक है, देख सकते हैं कैंडिडेट्स हेल्प डेस्क सेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये कर सकते हैं। और यहाँ पे ना फॉर्मेट दिए हैं दोस्तों, किस तरह के जो भी जैसे जाति प्रमाण पत्र के जो सर्टिफिकेट होंगे वो सारे जाति प्रमाण पत्र के जो प्रूफ हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं विकलांगता के लिए कोई सर्टिफिकेट है तो उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। हर तरह के किस किस तरह के कौन से कोई खिलाड़ी है तो क्या है वो सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूँ कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं, प्रीलिमिनरी प्लान ऑफ एग्जामिनेशन सुन लो एक बार। जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है मैंने बताया कि जो पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है पूरे स्टेट का दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है फॉर द कंबाइंड स्टेट एंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 वो 3 स्टेज में होना है। मैंने आपको बताया प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होना है जो ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, मल्टीपल चॉइस का है। मेंस एग्जामिनेशन जो होना है वो बेसिक कन्वेंशनल टाइप है, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन है, उसमें आंसर्स लिखने होते हैं। और जो वाइवा है वो कल है, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो कि इंटरव्यू होता है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में मैं अगर बात करूं, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा 2024 का वो OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। सिलेबस जो होगा अगर मैं बात करूं वो आपको अपेंडिक्स 4 में पूरा सिलेबस बताया गया है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होना चाहिए। द पेपर शैल बी 200 मार्क्स का होगा एंड ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा। बोथ द पेपर शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस इन विच देयर विल बी 150 एंड 100 क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली। 150 से 100 क्वेश्चन, 150 एंड 100 क्वेश्चन होंगे। टाइमिंग ऑफ पेपर फर्स्ट विल बी 9:30 to 11:30 एंड पेपर 2 फ्रॉम 2:30 to 4:30। 2 तरह के पेपर होंगे, 2-2 घंटे के 2 पेपर होने हैं। ठीक है दोस्तों, पेपर 2 ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी ऑफ क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम मार्क्स ऑफ फिक्स्ड 33%। आपको 33% स्कोर करना ही करना है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन बोथ द पेपर ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन। अगर उसको इवैल्यूएशन में रहना है तो उसको दोनों पेपर में प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर कोई कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालीफाइड इन केस ऑफ डज नॉट अपीयर इन बोथ द पेपर, कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो किसी भी पेपर में प्रेजेंट नहीं होता है तो। मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द पेपर 1 ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के फर्स्ट पेपर में कैंडिडेट जितना स्कोर करेगा उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। सेकंड पेपर में 33% स्कोर करना जरूरी है और वो उसी पेपर वो क्वालिफाइंग नेचर का है। सब्जेक्ट की बात करूं मैं, मेंस रिटन एग्जामिनेशन के लिए अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो अपेंडिक्स 5 में वो सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप देख सकते हो। जनरल हिंदी कन्वेंशनल 150 मार्क्स का आएगा, एसए कन्वेंशनल 150 मार्क्स का आएगा। जनरल स्टडीज़ का जो फर्स्ट पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। जनरल स्टडीज़ का जो सेकंड पेपर होगा वो भी 200 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज़ 3rd 4th 5th 6th 6 जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे। ठीक है, एक एसए राइटिंग का पेपर होगा, एक जनरल हिंदी होगा। दोस्तों 200 200 200 200 600 1200 1200 और 300 1500 का नंबर का टोटल ये पेपर होगा। कंपलसरी सब्जेक्ट विजिट, ऑल पेपर शैल बी कन्वेंशनल टाइप। जितने पेपर हैं वो कन्वेंशनल टाइप होंगे। रिटन एग्जामिनेशन होंगे। फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस 3 hours टाइम इज अलाउड। 200 मैक्सिमम मार्क्स हैज़ बीन allotted for each general studies question paper. Time of examination paper of 3 hours, ठीक है, 9:30 से 12:30 and 2 PM to 5 PM. A candidate shall be required to obtain such minimum marks in the paper of general Hindi may be determined by the government or commission. ठीक है, पर्सनल टेस्ट और वाइवा की बात करूँ मैं, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पर्सनल टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। टेस्ट विल रिलेट द मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कीपिंग द मैटर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट, the total general awareness, intelligence, character, expression, power, personality and general ability for the services। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस दिया है जनरल स्टडीज़ 1 का। ड्यूरेशन 2 घंटे की होने वाली है, 200 नंबर का पेपर होगा और ये पूरा का पूरा पेपर रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जनरल स्टडीज़ 2 2 घंटे पेपर होंगे अप टू क्लास 10th लेवल, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि अपेंडिक्स 5 के अंदर रूल्स एंड सिलेबस फॉर द कंबाइंड स्टेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। चलिए, तो ये चीज़ें क्या है, क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए।
जो रिलेवेंट सर्विसेज रूल ऑफ रिलेटेड पोस्ट यहाँ पे वो दिए गए हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग होगा। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया एडवर्टीज़मेंट, जिसमें 220 पदों के लिए अलग अलग पोस्ट की अलग अलग पदों के लिए जो भर्ती है वो की जा रही है। उत्तर प्रदेश कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज यानी कि PCS पब्लिक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 जो कि होने जा रहा है। एग्ज़ाम कब होना है इसकी डेट अभी तक कोई फिक्स नहीं हुई है, ठीक है दोस्तों। और अभी आवेदन शुरू हुए हैं, 1 जनवरी 2024 से ही इसके आवेदन हो चुके हैं। 29 जनवरी 2024 जो है फ़ी पे करने की लास्ट डेट है, और 2 फरवरी 2024 जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है। किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन या मॉडिफिकेशन होती है तो 9 फरवरी लास्ट डेट है। तो दोस्तों ये था आज का नोटिफिकेशन। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, पर उम्मीद है कि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर पाया, है ना। किसी भी तरह की कोई और डाउट है, सिलेबस पे वीडियो बनाना है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और उस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी उम्मीद है कि जितना बताया है उतना आप सभी को समझ आया होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है दोस्तों। हम अपने चैनल पे हर तरह की गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और होने वाली अपकमिंग सरकारी भर्तियों की सारी डिटेल्ड वीडियो नोटिफिकेशन अपने चैनल पर लेकर के आते हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आते होंगे। चलिए फिर वीडियो को यहीं रोकते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों चैनल पे बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।